हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BINT भादरा में। आज से जैसा कि आपको पता है कि आज से फोर्थ ग्रेड के स्क्रूटनी फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्क्रूटनी फॉरम कैसे भरे जाएंगे, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे, किस तरह से वो फिलअप होगा, सारी जानकारी आपको स्टेप बाई स्टेप बताई जाएगी। तो जो भी भाई बहन और जो यूजर हमारे YouTube चैनल पर न्यू है या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सभी ई मित्र साथी या जो भाई खुद अपना फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें खास ध्यान ये रखना है कि वीडियो के सारे स्टेप बाय स्टेप देखने हैं, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, जिससे किसी भाई का फॉर्म गलत हो जाए। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एसएसओ ओपन कर लोगे, वो सभी को पता ही है एसएसओ कैसे ओपन करनी है। एसएसओ ओपन करके रिक्वायरमेंट पोर्टल में आपको जाना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाओगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर होम के पास माई रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप माई रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हो, आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे डिटेल फॉरम कम स्क्रूटनी लिखा हुआ है। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लास 4th एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024। इस पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो पॉपअप आएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिटेल एप्लीकेशन फॉरम। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, आई हैव रीड अंडरस्टैंड द अबो टर्म्स एंड एग्री टू अबाइड बाई देम। इसमें टिक मार्क करके आपको ओके करना है। ये जितनी बार भी आप फॉर्म को क्लिक करके खोलोगे, मतलब आपने बीच में आधा सेव कर लिया फिर दोबारा खोलो, तो हर बार ये नोटिफिकेशन आएगा ही। और जैसे आप इस पे टिक मार्क करके ओके करना चाहोगे, तो क्या आपको क्या दिखाएगा कि आपको ये बोलेगा कि इस लिंक पे क्लिक करना जरूरी है। जो ये लिंक दे रखा है ना, इस पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको इंस्ट्रक्शन शो होंगे, और ये हर बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बीच में सेव करके छोड़ देते हो और दोबारा ओपन करते हो, तो फिर भी इसको ओपन करना ही पड़ेगा। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नोटिफिकेशन आपके पास खुलेगा। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इस तरह से आपको पास एक नोटिफिकेशन ओपन हुआ, जिसमें क्या लिखा हुआ है, चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह निरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश, मतलब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट क्या है, आवेदन पत्र शुल्क। इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपए की विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क है, तो तदनुरूप भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये पोस्टल ऑर्डर गलती से लिखा हुआ है, इससे ऑनलाइन पेमेंट आपकी हो जाएगी, ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आवेदन पत्र भरना, ये आप पढ़ लेना आराम से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देशों में विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़े गए, इन पे दी गई सूचना निर्देशों का अनुपालन करना है, कोई काट छांट नहीं करनी, हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाएंगे। तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखो नीचे से प्रमाण पत्र के लिए लिखा हुआ है कि समस्त आवश्यक वांछनीय तो प्रमाण पत्रों की सब प्रमाणित प्रतियां, मतलब जो फोटोकॉपी लगेगी वो सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। जैसे शैक्षणिक, आयु, आचरण, जाति, निष्ठा, वैवाहिक स्थिति, भूतपूर्व सैनिक, ये जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो सभी क्या होने चाहिए, सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आपको अपनी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता की अंक तालिकाओं के साथ साथ प्रमाण पत्रों में उपाधियों की सब हस्ताक्षर प्रतिलिपि में भेजनी होगी। कहने का मतलब क्या है कि पहले 10th 12th की जो मार्कशीट आती थी उसके साथ प्रमाण पत्र अलग से आता था, वो भी आपको लगाना है। आपकी जो बीए, बीकॉम, बीएससी की जो कोई मार्कशीट आपने कर रखी है, उसकी जो डिग्री है वो भी आपको साथ में लगानी है। और उसके साथ साथ क्या लिख रहा है, उपाधि नहीं हो तो संस्था विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण पत्र, जो मार्कशीट फाइनल की मार्कशीट के साथ मिलता है ना प्रोविजनल प्रमाण पत्र, वो लगाना है। यदि आवेदक की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए, उसके अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें। मतलब इसके अंदर एक कॉलम आएगा जिसके आपको अंदर आपको बताना है कि हमारी अभी जो फाइनल क्वालिफिकेशन है वो बाकी है। ठीक है, प्रमाण पत्र हो गया। इसके अंदर आयु का प्रमाण पत्र, आयु के लिए 10th की मार्कशीट लग जाती है, उसमें जन्म डेट वगैरह होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी प्रतिलिपि अपने साथ में लगाएंगी। फिर ये क्या कह रहा है, आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य रूप के किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं। ये तो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप थोड़ा पढ़ लेना। आचरण चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। तो फिर जाति प्रमाण पत्र भी, जिनके जाति प्रमाण पत्र लागू होता है, वो न्यू अंतिम जो आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिन आके पूर्व और न्यूनतम जारी हो, दोनों आपको
लगाना है, अगर नहीं लगाते हो तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र फिजिकल हैंडीकैप वाला हो गया। अनुभव अगर लागू होता है तो लगाना है, वरना कोई जरूरी नहीं। मतलब अगर आप कहीं कार्यरत थे, अगर उसका अनुभव आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लगा सकते हो। विवाह संबंधी अगर आप मेरिड हो तो मेरिड का प्रमाण पत्र। सेवारत अभ्यर्थी, कोई अभ्यर्थी कोई अलग विभाग में लगा हुआ है तो उसको भी ये अपलोड करना है। फिर राष्ट्रीयता, अगर भारतीय का नागरिक हो या अलग स्टेट का अगर सॉरी अलग कंट्री का अगर नागरिक है तो उसको ये राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र भी लगाना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस तरह से आपको फॉर्म ओपन होगा, जिसके अंदर काफी सारी जानकारी पहले से भरी हुई आएगी। जैसे रोल नंबर, आपके जो रोल नंबर है वो यहाँ पे फिलअप मिलेंगे। आवेदन पत्र क्रमांक, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसके क्रमांक ऑटोमेटिक यहाँ पे मिलेगी। और जो कोई खाली है वो खाली रहेगा, आप उससे भर भी नहीं सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको जैसे डार्क नहीं है, जैसे ये डार्क है ना बीच बीच में, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, खाली है तो आप भर नहीं सकते। लेकिन जहाँ फिलअप का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ये वाला है पद कोड क्रम संख्या, इसमें आप क्या डालोगे कि कई भर्तियां जो होती है उसमें 4-5 वैकेंसी अलग अलग लिखी होती है, उनका पद कोड अलग अलग होता है और कईयों के अंदर क्रम संख्या। लेकिन इसमें क्या होती है कि भर्ती एक ही है, इस वजह से इसमें स्टार का मार्क नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पे एक डालोगे। ओके, फिर यहाँ पे मांग रखा है आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, तो यहाँ पे सही से हिंदी में नाम लिखना है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे हिंदी का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसमें मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि उसमें कै ख गए लाइन वाइज होते हैं, ये नहीं है कि कै कहीं है ख कहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक लिखें। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम हिंदी में मांग रखा है, यहाँ पे हिंदी में डालना है। उसके बाद माता का नाम हिंदी में डालना है। आवेदक की जन्म तिथि है वो ऑटोमेटिक आएगी। विज्ञप्ति के निर्धारित तिथि ये भी ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शन है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपने फॉर्म में भरा है वो ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे विवाहित स्थिति अविवाहित है तो ये ऑप्शन कुछ नहीं शो करेगा, और अगर आपने विवाहित भरा हुआ था तो यहाँ पे पति का नाम भी ऑटोमेटिक आएगा, विवाह तिथि भी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद विवाह स्थान, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये लेकिन ओपन कब होगा, जब आप विवाहित हो। अविवाहित की कंडीशन में ये ओपन आपको शो नहीं करेगा। जैसे इसमें अभी डार्क दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें अविवाहित है कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आएगा, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आएगी। एक्स्ट्रा आप अगर मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। आधार आईडी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। ये सारे ऑप्शन लगभग पहले से फिलअप मिलेंगे, जो आपको डार्क नहीं शो हो रहे हैं वो आपको फिलअप करने हैं। संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में यहाँ पे आपकी वो जो पहले आपने डाली होगी 2, 1 जो भी संख्या डाली हो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद ये चीजें आपको खुली हुई मिलेगी। अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे पुत्र का नाम लिखना है और उसकी पुत्र पुत्री का जो भी नाम है वो डालना है और उसकी जन्म तिथि डालनी है। ठीक है, और उनके जन्म प्रमाण पत्र बने होने चाहिए, और जन्म प्रमाण पत्र में जो डेट है वही डालनी है, गलत मत कर देना। उसके बाद यहाँ मूल निवास आपने जो उस टाइम डाला होगा वो भी ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे आपको जन्म स्थान डालना है, आपका जहां जन्म हुआ है, मतलब अगर आपका अदर स्टेट में भी जन्म हुआ है तो आपको वही डालना है जो जन्म प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। ठीक है, गलत मत कर देना, ये नहीं है कि आप जहाँ रहते हो वही एड्रेस डाल देते हो। पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे वैसे तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन आप इसे चेंज करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये अपना पत्राचार का मतलब आपका परमानेंट एड्रेस तो अलग है और करंट एड्रेस अगर अलग है तो यहाँ पे आप करंट एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे स्थायी पता ये आपको हिंदी में डालना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, जो आपने फॉर्म में भरा था वो सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, देखो बेसिक डिटेल आपने फिलअप के लिए, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने फॉर्म भरते समय जो डिटेल्स डाली थी वो तो आपको शो हो ही जाएगी। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हो, जैसे आपने 12वीं कर रखी है, बीए कर रखी है, तो आप इसमें डाल सकते हो। पहले ऑप्शन कौन सा है, मैट्रिक, मतलब 10th बेस पे ये भर्ती थी तो यहाँ पे 10th की डिटेल भरी हुई है, जैसे बोर्ड का नाम, ऐच्छिक विषय, ईयर कौन से में क्यों, या रोल नंबर, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो गया आगे। लेकिन ये तो आएगा। इसके अलावा अगर आप 12th की डिटेल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टिक मार्क करके भर सकते हो, ये टिक मार्क का ऑप्शन है। ओपन सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आगे। बीए आपने कर रखी है तो बीए की डिटेल डाल सकते हो। अब नीचे से आप इसको ओरिजेंटली स्क्रॉल करोगे तो आपको आगे ये दिखाई देगा कि ये कुल अंक और प्राप्तांक खाली है। तो यहाँ पे आपकी मार्कशीट में देखिए आप कुल अंक डालोगे, आपने कितने नंबर प्राप्त किए वो डालोगे। कोर्स अवधि महीनों में, अगर आपने 10th जैसे कर रखी है तो वो 12 महीने की होती है, 12 महीने डालोगे। जारी दिनांक जो नीचे डेट दी हुई है वो डेट डालोगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अगर आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो दोनों स्कैन करके यहाँ पे डालने हैं। अगर आपकी सिर्फ एक सिंगल मार्कशीट है तो आप यहाँ पे मार्कशीट डाल सकते हो। ठीक है, सभी में ऐसा ही करना है। जैसे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है ना, इनके अलावा 10th के अलावा, तो उसको टिक मार्क करना है, फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और नेक्स्ट कर देना है। ठीक है,
अब जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदक यदि अपेक्षित शिक्षा अर्थ उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ या हो रहा है तो यहाँ पे टिक मार्क करना। वैसे तो ये लगभग ये ऑप्शन किसी के लागू नहीं होते, अगर फिर भी अगर कोई विशेष है उसके लागू होते तो वो अपने हिसाब से टिक मार्क करके इसको फिलअप कर लेगा। ठीक है, अगर आपकी ये चीजें लागू नहीं हो तो इनको छेड़ना नहीं है, वैसे पड़े रहने दो। 7 नेक्स्ट करो। उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल। वैसे तो इस भर्ती में कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो, मतलब 18 से 40 वर्ष थी और किसी को 5 वर्ष की छूट दी हुई है और उसको छूट चाहिए तो उसको टिक मार्क करके यहाँ पे पूर्ण विवरण देगा भी किस तरह की छूट मिलेगी। अगर किसी के पास कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार अगर है तो वो यहाँ पे टिक मार्क करके दे सकता है। वैसे नॉर्मली कैंडिडेट की ये कोई चीजें लागू नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर। यहाँ पे आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे करना, क्योंकि कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। साइन भी बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेंट चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आपको थोड़ी पढ़ के करनी है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न है किंतु समकक्ष है। मतलब उसके अंदर जो 10th क्वालिफिकेशन मांग रखी है, आपने 10th कर रखी है या 10th के इक्विवेलेंट है तो आप इसको सर्वथानुरूप करोगे तो सभी के 10th तो मिलेगी, तो यही ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी ने आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी, हाँ कर ली थी, ओके। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की गई थी तो क्या अभ्यर्थी आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में परीक्षा सम्मिलित हो चुका था, हाँ हो चुका था। क्या अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आयोग की परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण कर ली गई थी, कर ली गई थी। लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको आप साक्षात्कार की तिथि तक उत्तीर्ण कर भी सकते हो और इसको खाली भी छोड़ सकते हो कि उसमें साक्षात्कार तो है ही नहीं, इंटरव्यू तो है ही नहीं ना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है श्रेणी वर्ग का। श्रेणी वर्ग के अंदर क्या है, देखो, अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न है। मतलब आपने जो फॉर्म भरा था तो उसी श्रेणी में अभी हो या चेंज हो गया। अगर जैसे मतलब पहले ईडब्ल्यूएस में थे अब नहीं हो तो भी ये ऑप्शन होगा, और अगर सेम में हो तो उसी श्रेणी में है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, मतलब ओबीसी एससी एसटी का है और आवेदन की तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ चुका था और उसके बाद भी सम्मिलित हो, मतलब जो फॉर्म भरा था उससे पहले भी था और अब भी है, तो ये वाला ऑप्शन चूज हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसे राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य पुष्ट किया है, हाँ राजस्थान का मूल निवासी है। टीएसपी एरिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो हाँ करोगे, वरना नहीं तो अपने एरिया के तो नहीं आएगा। यदि अभ्यर्थी का आरक्षित श्रेणी का किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो उसको हाँ करना है, लेकिन जन्म क्या उसने अपने मूल राज्य में भी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्षात्कार प्रस्तुत किया है। तो अपने तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और अगर आपका जन्म बाहर हुआ लेकिन अगर आप वहां के निवासी निवासी इनके हो तो आप क्या करोगे, नहीं ही करना है। ओके, अनुभव वाला कोई ऑप्शन अपने को चूज करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्या दिखा, अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या थी, तो 24 वर्ष 2 माह 10 दिन आए हैं, तो ये ऑटोमेटिक आएगी, आपको कोई फिलअप नहीं करनी है। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा 18 न्यूनतम थी और अधिकतम 40 थी। ठीक है, ये नीचे वाले ऑप्शन आगे फिर आयु के अंदर छूट के, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष तक की छूट है। अगर आप 40 साल से ऊपर हो चुके हो, 42 साल के हो, अगर आप SC ST में आते हो तो इसको टिक मार्क करना है। अगर SC ST और OBC की महिला है तो उसको 10 साल की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट है, मतलब 45 साल तक की फॉर्म भर सकती थी ये। विधवा जो है उसकी कोई आयु सीमा नहीं है। ओके, तो इसमें से जो भी आप पे लागू होता है उसमें आप टिक मार्क पढ़ के कर लोगे, अगर कोई लागू नहीं होता तो आप छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। सबसे मेन पॉइंट यही है, ये जो स्क्रूटनी फॉर्म होता है इसका सबसे मेन पॉइंट यही है और इसको सही से भरना है। सबसे पहले ऑप्शन क्या है, देखो, उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, इसका क्या लिखना है, जारी क्रमांक व दिनांक लिखना है। अब यहाँ पे बच्चों की दिक्कत आ जाती है कि सर रोल नंबर भरे या सीरियल नंबर भरे, क्या डिटेल डालनी है। तो अगर किसी के पास प्रमाण पत्र अलग से हो तो उसको वो सीरियल नंबर डालना है प्रमाण पत्र का। अगर मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो उसको यहाँ पे क्या डालना है, जो मार्कशीट का सीरियल नंबर ऊपर वाला वो डालना है और नीचे की दिनांक आपको डाल देनी है। अब यहाँ पे संलग्न साक्ष्य का ऑप्शन आ जाता है, संलग्न संख्या का। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कहीं 2 मार्कशीट लगती है तो 2 लगा देते हैं और 1 लगती है तो 1 लगा देते हैं, जबकि इसका मतलब क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। जैसे आपने 10th के मार्कशीट का यहाँ पे रोल नंबर सीरियल नंबर भर दिया और डेट भर दी। 1 मिनट आप पहले ये देख लो इसमें क्या क्या चीज लगा सकते हो। जैसे 10th की मार्कशीट या प्रमाण पत्र, और यहाँ पे 12th की प्रमाण पत्र मांग रखा है वैसे तो, लेकिन अगर मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो आपको वही चीज अपलोड करनी है। और
अगर अलग से प्रमाण पत्र है तो अपने वो प्रमाण पत्र डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, उपाधि प्रमाण पत्र स्नातक बीए बीकॉम, मतलब डिग्री, अगर अलग से डिग्री है आपके पास है तो वो डाल दोगे, अगर डिग्री नहीं है तो मार्कशीट और प्रोविजनल समेत वो चीजें लगा दोगे। इसके बाद ये एमए एमकॉम की होगी। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये अनापत्ति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। एक मिनट आपको मैं फिलअप किया हुआ दिखाता हूँ। ये वाला अपने पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपने ने 10th की मार्कशीट थी सिर्फ, तो सबसे पहले अपने क्या डाल दिया, यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिए और यहाँ पे डेट डाल दी, ठीक है। और संलग्न संख्या मतलब एक नंबर अपनी ये होगी तो एक नंबर अपनी यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर दी। सेकंड, अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है या 12th का प्रमाण पत्र है अलग से, तो उसके सीरियल नंबर लगा के उसकी डेट लगा के और यहाँ पे क्या नंबर डालोगे, 2 नंबर डालोगे, ठीक है, क्योंकि वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट हो गया और यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर पे आपके पास अगर डिग्री है तो आप यहाँ पे सिर्फ डिग्री के नंबर डाल के और उसकी डेट डाल के और संलग्न संख्या 3 कर दो। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास मार्कशीट है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो 4 चीज होगी ना वो, तो यहाँ पे लास्ट मार्कशीट के जो सीरियल नंबर है वो डाल दो, उसकी डेट डाल दो और जैसे 4 डॉक्यूमेंट हो गए, 4 और 2 6 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये चरित्र प्रमाण पत्र जो है इसको आपको यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र नहीं डालना है। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र कोई अनुसी है तो डालनी है, वरना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद मूल निवास का ऑप्शन है, तो मूल निवास के अंदर यहाँ पे आपको जारी क्रमांक में डालना है टोकन नंबर, उसके बाद जारी दिनांक डालनी है और उसको फेच करवा देखना है। अगर ये फेच हो जाता है तो ठीक है, अगर फेच नहीं होता तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली अपलोड करना पड़ेगा। संलग्न संख्या वही, जैसे अगर एक ही डॉक्यूमेंट है तो जैसे पहले 6 तक आई तो यहाँ पे 7 डल जाएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा पीछे वाले जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे आप क्या डालोगे, जाति प्रमाण पत्र की टोकन संख्या, उसके डेट और उसको भी फेच करवाओगे, ठीक है। इसके बाद आता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिखाता हूं कैसा होगा। इसको आपको हाथ से फिलअप करना है, एक मिनट। अटेस्टेशन फॉर्म, ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म। इसको आपको हाथ से सही से फिलअप करना है। देखो ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है, कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर। यहाँ पे एक फोटो लगानी है, यहाँ पे आपका नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर जो भी आप यहाँ फिलअप कर लोगे। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद फादर की डिटेल्स, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद या आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा, मतलब एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म आता वो आई थी ना, उसमें डेट ऑटोमेटिक वो यहाँ पे फिलअप होगी। यहाँ पे एज एट मैट्रिकुलेशन 10th क्लास में जब थे तब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी, मतलब डेट एज कितनी थी वो डालनी है यहाँ पे। उसके बाद प्लेस बर्थ कौन सी थी, डिस्ट्रिक्ट क्या, स्टेट क्या, वो चीज यहाँ से डालनी है। उसके बाद आपको रिलीजन आ जाएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, क्या देनी है, एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज। जब आप 15 साल के हो गए तो उसके बाद आपने जो जो पढ़ाई की है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद इफ यू एट एनी टाइम बिन एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड थे तो डिटेल डालनी, वरना छोड़ देना। यहाँ पे हैव coincided by a court and an officer, if the answer is yes, full particular, इसको भी अपने को छोड़ना है, नहीं डालना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन, 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सनों के यहाँ पे नाम लिखने हैं, उनके नाम और फादर नेम डाल देना, जिसको आपके पास जिसको जानते हो पड़ोसी हो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हो जाएगा। ये नीचे वाली जो डेट है वो डिटेल है वो गेजेटेड ऑफिसर से आपको फिलअप करानी है, उसके सिग्नेचर मोर चाहिए और वो आपको फिर क्या कर देना है, यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म में अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आय प्रमाण पत्र अगर है तो डाल सकते हो, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो स्टार नहीं है, डिप्लोमा अगर है तो डाल सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। स्पोर्ट पर्सन हो तो डाल सकते हो, वरना जरूरी नहीं है। हैंड रिटन का फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो ये रहा हैंड रिटन, क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट निकालकर प्रिंट लेकर नमूना वाक्यों को स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर हस्ताक्षर करें तथा निक्षा फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। इस ये आपको प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पे आपको बोर्ड की भर्ती में दस्तावेज हेतु भर्ती चतुर्थ श्रेणी लिखा जाएगा यहाँ पे, ओके। फिर अभ्यर्थी यहाँ हिंदी में लिखे, ये वाला सेम टू सेम है, आपको हिंदी में लिखना है। मैं आपका नाम आ जाएगा, पुत्र श्री पिता का नाम आ जाएगा, फिर रोल नंबर आ जाएगा, आवेदन क्रमांक नंबर, वर्ष शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि भर्ती का नाम चतुर्थ श्रेणी आ जाएगा, निर्धारित सभी पात्रताओं की पूर्ति करता हूँ। ये चीज आपको इंग्लिश में लिखनी है, साइन करना और फिर इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद शपथ पत्र का ऑप्शन है। अब देखो शपथ पत्र काफी तरह के हैं इसमें, लेकिन जो ये वाला सीधा शपथ पत्र है ये तो देखो किसका है, कास्ट सर्टिफिकेट का, ये यहाँ पे नहीं करेंगे अपने। एक इसमें आपको मिलेगा सामान्य घोषणा प्रमाण पत्र, ये देखो ये रहा,
ये 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको प्रिंट निकलवाना है और इसको यहाँ पे शपथ पत्र में अपलोड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अपना शपथ पत्र हो गया, इसको ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनका। उसके बाद है देखो जाति शपथ पत्र। अगर आप जाति का शपथ पत्र ये वाला जो है ये आप लिखवाना चाहते हो, जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, मैं इस जाति से हूँ, ये मेरी जाति है, पिछड़ा वर्ग जो भी आप लिख दोगे, मैंने पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, मैं आता हूँ आती हूँ, ये चीज आप डाल के लिख सकते हो। लेकिन ये जाति शपथ पत्र तभी लगाना है आपको, देखो स्टार थोड़ी है इस पे, स्टार नहीं है, ये आपको तभी लगाना है जब आपकी जाति के अंदर मतलब आपने पहले बनाया हुआ नहीं था, या अब जो फॉर्म भरा था उसकी डेट निकल चुकी थी, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र लगाना है, वरना इन्हीं जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चों की घोषणा प्रमाण पत्र, ये बच्चों का जो घोषणा प्रमाण पत्र है ये मेरिड और अनमेरिड दोनों को लगाना है, ये ध्यान रखना। जो अनमेरिड होंगे वो 0 कर देंगे यहाँ पे, और जो मेरिड है वो यहाँ पे संख्या डाल के बच्चों का नाम और डेट ऑफ बर्थ डाल के वो चीजें यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसको स्टाम्प पे डालना है या नॉर्मल सामान्य कागज पर डालना है, तो आप इसको स्टाम्प पे ही प्रिंट करवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, तो इसके अंदर दहेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वो आपको प्रिंट निकलवा के और उसको अपलोड करना है। मैं दिखा देता हूँ, ये अवैध संतान संबंधी तो अपना हो गया। दहेज का आपको अपने लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके और उसको प्रिंट करवा के स्टाम्प पे और वो अपलोड कर दोगे। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो अविवाहित है वो लिखेंगे मैं दहेज नहीं लूंगा, और जो विवाहित है उसमें हो जाएगा भी दहेज नहीं लिया था। और धूम्रपान का भी उसमें दिया हुआ है, वो दोनों आप अलग अलग प्रिंट करवा के और अपलोड कर देना। राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, तो उसमें ये भी बताया था कि करेक्टर सर्टिफिकेट 2 प्रिंट निकालने हैं और अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर से आपको वो साइन करवा के यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जहां से आपने रेगुलर कोई, जैसे आपने 12th अगर रेगुलर किया तो वहां का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है स्कूल का वो अपलोड करना है। अगर आपने बाद में बीए भी रेगुलर किया है तो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे होंगे वो आप यहाँ पे डालोगे, डेट डालोगे और यहाँ पे संख्या डाल के और अपलोड कर दोगे। यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे स्टाम्प का सर क्या नंबर लिखे, अगर स्टाम्प के पीछे आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल सकते हो। और अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, जैसे आप सामान्य कागज में प्रिंट करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो उसके लिए आप 1 डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद धोखाधड़ी घोषणा प्रमाण पत्र भी, आपने गवर्नमेंट के साथ कोई तरह की धोखाधड़ी नहीं की है तो उसका शपथ पत्र भी आपको मिल जाएगा, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। भर्ती के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र है तो वो आप तैयार करवा के अपलोड कर सकते हो। इसके बाद मैंने आय प्रमाण पत्र को बताया था कि अगर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शिक्षा, ये भी कंपलसरी नहीं है लेकिन आप बनाना चाहो तो लगा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई, आपको लगता है फॉर्म भरते समय ये गलती हो गई थी, उसका आपने स्टाम्प लिखवाया है, तो वो आप अन्य प्रमाण पत्र में अपलोड कर सकते हो। जैसे आप इसको सेव नेक्स्ट करोगे तो आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म वाला ऑनलाइन ऑप्शन खुलेगा। उसके अंदर जैसे अभी वो शो नहीं हो रहा क्योंकि साइट में अभी तक आपने, अभी फॉर्म स्टार्ट हुआ है ना, तो लास्ट वाला जो स्टेप अभी आगे जा नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक बार ऑफलाइन ही बता देता हूँ। उसके अंदर ये जो अटेस्टेशन वाला जो ऑफलाइन फॉर्म है उसी तरह से ऑनलाइन होगा, उसमें आपके नाम वगैरह वो सारे ऑटोमेटिक फिलअप आ जाएंगे, आपको एक तो एड्रेस डालना होगा, और एक अगर आप एड्रेस आपका चेंज हुआ है, मतलब आप यहाँ से लेकर मतलब मान लो 2001 से लेकर 4 तक कोई अलग जगह रुके हो, और 2005 से लेकर आप जो एड्रेस दिया है उसमें रह रहे हो, तो आपको अलग अलग एड्रेस डालने हैं। उसके बाद फादर मदर, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो हस्बैंड या वाइफ की डिटेल आपको आपसे मांगेगा। उसके अंदर आपको क्या डालना है, उनका नाम, फादर नेम, उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसका प्रोफेशन, वो काम क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है, सारी चीजें आपको अलग अलग से पूछेगा। उनकी बर्थ मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, ओके, वो सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। फिर उसके अंदर भी ये मांगेगा कि आपने 15 साल के बाद में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पढ़ाई 15 साल के बाद में किए, वो आप डिटेल सारी, स्कूल का नाम वगैरह सब डालो, वो सारी चीजें ऑनलाइन भी मांगेगा। उसके बाद आपको 2 पर्सन के नाम मांगेगा जो आपके पड़ोसी है, तो वो सारी चीजें आपको डाल के सबमिट करनी है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अभी आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, अब आप 100 रुपए की पेमेंट करो, तो आप नेट बैंकिंग या क्यूआर कोड के माध्यम से 100 रुपए की पेमेंट कट करोगे, और पेमेंट कट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, तो उस रिसिप्ट का प्रिंट और इस फॉर्म का रिसिप्ट प्रिंट निकाल लोगे, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सभी की 2-2 फोटोकॉपी, और इस फॉर्म और रिसिप्ट की भी 2 फोटोकॉपी आपको निकालनी है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था। और सभी को सब प्रमाणित करना, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके ही वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना है। अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट क्लियर नहीं हुई है, आपको जैसे डेट आ जाएगी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आपको अच्छे से इस वीडियो समझ
में आई होगी। सारा काम स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई भी स्टेप को छोड़ना नहीं है, वरना फॉर्म गलत हो जाएगा। और अगर आप घर बैठे ये फॉर्म बनवाना चाहते हो या हमारे पास आके फॉर्म बनवाना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, और एड्रेस दिया है वहां पे आके भी आप फॉर्म भरवा सकते हो। तो ओके गाइज, थैंक यू।